2025-26 की आर्थिक समीक्षा 29 जनवरी 2026 को माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत की। बजट 2026-27 भी प्रस्तुत हो चुका है। तो हम लोग सबसे पहले आर्थिक समीक्षा 2025-26 के मुख्य तथ्यों को देख लें। माननीय वित्त मंत्री ने 29 जनवरी 2026 को इसे प्रस्तुत किया। समीक्षा यानी आर्थिक समीक्षा में कुल 16 अध्याय हैं। इसे वित्त मंत्रालय का आर्थिक प्रभाग तैयार करता है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में यह तैयार किया जाता है। अब इसमें जो प्रमुख जो तथ्य हैं, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लोग देखेंगे। 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.4 इसमें बताई गई है। 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.4 बताई गई है। 7.4 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर बताई गई है। 2025-26 में जीवीए वृद्धि दर 7.3% बताई गई है। 2026-27 में जीडीपी वृद्धि दर 6.8 से लेकर 7.2 तक बताई गई है। 6.8 से लेकर 7.2 के बीच 2026-27 में जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें बताया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। 2026-27 में इसका अनुमान 7.8 से 7.2 के बीच जीडीपी वृद्धि दर होने का है। 25-26 में 7.4 है। 2024-25 में 6.5% था। 2023-24 में 9.2% था। तो इस तरह से यह लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। 2025-26 में कृषि में जो वृद्धि दर बताई गई है वो 3% बताया गया है। 2025-26 में औद्योगिक वृद्धि दर 6.2% बताया गया है और 2025-26 में सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो सबसे अधिक है 9.1%। ठीक। निजी अंतिम उपभोग व्यय की वृद्धि दर 7% बताई गई है। निजी अंतिम उपभोग व्यय की वृद्धि दर 7% बताई गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। निजी अंतिम उपभोग व्यय किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था की ये नब्ज हुआ करता है। इसमें जितने भी पारिवारिक और गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा वर्ष भर में किए गए व्यय हैं वो सब इसमें शामिल किए जाते हैं और यह 7% वृद्धि तो इसमें देखी गई है। साथ में जीडीपी का यह 61.5% भी हो गया है। अब ये जितना ही अधिक जीडीपी का हिस्सेदारी, जितनी ही हिस्सेदारी इसकी जीडीपी में अधिक होगी उतनी ही तीव्र गति से अर्थव्यवस्था गति करती हुई मानी जाएगी, क्योंकि इसमें सभी खर्च जो है परिवारों द्वारा कपड़ा, स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, मनोरंजन संबंधी जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं की खरीदारी की जाती है वो इसमें शामिल है। यानी इसमें डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसका प्रतिशत बढ़ रहा है, यानी इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। नागरिकों द्वारा विभिन्न सेवाओं पर, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, विदेश यात्रा आदि पर खर्च किया जा रहा है। और वह खर्च कैसे हो रहा है? उनके पास धन आ रहा है इसलिए खर्च हो रहा है। तो यह अर्थव्यवस्था की इसे नब्ज माना जाता है। ठीक। अब ये कहा गया कि 2012 के बाद यह अपने उच्चतम स्तर पर दिख रहा है। यह 2012 के बाद का उच्चतम स्तर है। अब इस वृद्धि का कारण क्या है? कारण यह है कि लोगों के पास धन आ रहा है। कहाँ से? कम मुद्रास्फीति, महंगाई कम है, स्थिर रोजगार है, बढ़ती वास्तविक आय, जो वास्तविक आय है, वास्तविक आय यानी जिसे वो जो आय उनके हाथ में है जिसे वो खर्च कर सकते हैं। कृषि से मजबूत ग्रामीण मांग, शहरी मांग के साथ साथ ग्रामीण मांग और कर सरकार ने जो कर युक्तिकरण के उपाय किए हैं ये सभी मिलकर
लोगों के हाथ में धन की आपूर्ति बढ़ाए हैं, उनकी वास्तविक आय बढ़ी है जिससे कि वो खर्च कर रहे हैं। सकल स्थिर पूंजी निर्माण वृद्धि दर ये बताया गया है 7.8% और जीडीपी में इसका हिस्सा 30% बताया गया है। जीडीपी में जो निजी अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा है वो 61.5% है। दूसरे नंबर पर है सकल स्थिर पूंजी निर्माण, इसका हिस्सा 30% है। अब यह जो सकल स्थिर पूंजी निर्माण ये शब्दावली ही बता रही है कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण का मतलब है उत्पादकों द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों पर जो खर्च किया जा रहा है। स्थिर परिसंपत्तियां जैसे मशीनरी, इमारतें, परिवहन, बुनियादी सेवाएं, इन पर जो खर्च किया जा रहा है। और इस खर्च से क्या होगा कि भविष्य में अर्थव्यवस्था, इस पर भविष्य की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है, दीर्घकालिक विकास को यह इंगित करता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण संकेतक है। ठीक, बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध गैर निष्पादित संपत्ति घटकर 0.5% के स्तर पर आ गई है। अब 0.5% के स्तर पर ये आ गई है। गैर निष्पादित संपत्ति क्या है कि बैंकों द्वारा विभिन्न जो लोन दिए जाते हैं, जो ऋण दिए जाते हैं, उन ऋणों पर ब्याज या मूलधन अगर 90 दिनों तक नहीं मिला, जिसने लोन लिया है, जिसने ऋण लिया है, उसने 90 दिनों तक ब्याज या उसका जो मूलधन है उसको अदा नहीं किया, तो उस संपत्ति को एनपीए मान लिया जाता है, गैर निष्पादित संपत्ति मान लिया जाता है। और गैर निष्पादित संपत्तियों के भी 3 कैटेगरी बताई गई हैं, सब स्टैंडर्ड एसेस्ट, डाउटफुल एसेस्ट और लॉस एसेस्ट। सब स्टैंडर्ड एसेस्ट वो हैं जो 12 महीने तक जो संपत्ति, जो ऋण एनपीए 12 महीने या 12 महीने से कम तक जो ऋण एनपीए रहता है उसे सब स्टैंडर्ड एसेस्ट माना जाता है बैंक द्वारा। डाउटफुल एसेस्ट उसे माना जाता है कि 12 महीने से अधिक अगर वह ऋण एनपीए रहता है तब उसे डाउटफुल एसेस्ट मान लिया जाता है। और लॉस एसेस्ट उसे मान लिया जाता है कि बैंक के ऑडिटर ने या घोषणा कर दी है या प्रमाणित कर दिया, या बैंक ने प्रमाणित कर दिया कि अब यह ऋण नहीं लौट पाएगा, तो वो लॉस एसेस्ट मान लिया जाता है। तो ये जो गैर निष्पादित संपत्तियां हैं उसका स्तर कम होना यानी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार को इंगित कर रहा है। वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005 में 1% थी और 2024 में यह हिस्सेदारी 1.8% हो गई है। 2024 में यह 1.8% हो गई है। इन्हीं वर्षों में सेवा निर्यात की जो हिस्सेदारी है, यानी 2005 में सेवा निर्यात की हिस्सेदारी 2% थी, 2024 में वो बढ़ के 4.3% हो गई है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक बन गया है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक बन गया है। ठीक, 2025-26 में कुल निर्यात 825 अरब डॉलर मूल्य का रहा है, जिसमें सबसे अधिक सेवा निर्यात 387 अरब डॉलर का रहा है। बाहरी ऋण 2015 में जीडीपी का 23.8% था। बाहरी ऋण 2015 में जीडीपी का 23.8% था। 2025 में यह जीडीपी का 19.27% है, यानी पहले जीडीपी का अधिक प्रतिशत बाहरी ऋण का था, 23.8 था, अब वो घट गया है, अब वो 19.27% रह गया है। चालू खाता घाटा जीडीपी का सिर्फ 0.8% बताया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सिर्फ जो है 1.7% बताई गई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इकोसिस्टम होस्ट हो गया है। अमेरिका के बाद सबसे अधिक एआई साक्षर कार्यबल भारत में ही है। तो अमेरिका के बाद सबसे अधिक एआई साक्षर कार्यबल भारत में ही है। एआई साक्षर कार्यबल भारत में है। महिला श्रम भागीदारी के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण डाटे दिए गए हैं आर्थिक समीक्षा में। महिला श्रम भागीदारी 2017-18 में 23.3% थी।
वो बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है। इन्हीं वर्षों में महिला बेरोजगारी की दर में घटी है। महिला श्रम भागीदारी यानी महिलाओं की श्रम में भागीदारी बढ़ी है, जो 17-18 में 23.3% थी, वो 23-24 में 41.7% हो गई है। इन्हीं वर्षों में महिला बेरोजगारी घटी है। जब ये बढ़ेगी तो महिला बेरोजगारी घटेगी। 2017-18 में महिला बेरोजगारी 5.6% थी, अब वो घट के 2023-24 में 3.2% रह गई है। 1990 के बाद मातृत्व मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में तेजी से कमी हुई है, और ये कमी कितना प्रतिशत हुआ है उसको बताया गया है। मातृत्व मृत्यु दर में 86% की कमी देखी गई है और नवजात मृत्यु दर में 70% की कमी देखी गई है। 2000 शिक्षा के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 2030 तक स्कूली शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 100% करना था, यानी 100 पे 100 बच्चों को का नामांकन स्कूली शिक्षा में करना है। एक लक्ष्य है 2030 तक ये करना है। उस शिक्षा के लिए 2035 तक 50% लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति यह है कि कक्षा 1 से 5 तक जो सकल नामांकन अनुपात है वो 90.9 है। कक्षा 5 तक 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक 90.3 है, कक्षा 9 से 10 तक अब घट रहा है 78.7 है, कक्षा 11 से 12 के बीच जो नामांकन है वो 58.4 है। यानी 100 में 90.9 बच्चे कक्षा 1 से 5 तक 5 में एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं। वो कक्षा 10 में 100 में से सिर्फ 78.7% बच्चे ही कक्षा 9-10 में आ पाते हैं। फिर 58.4% बच्चे ही कक्षा 11-12 में एडमिशन ले पाते हैं, और उच्च शिक्षा में 100 में से सिर्फ 29.5% बच्चे ही नामांकन लेते हैं। यानी ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इसे 50% करना है 2035 तक, और इन सबको 100% यानी 100% करना है 2030 तक। ठीक। कुल ऊर्जा उत्पादन जो है नवंबर 2025 तक 509.74 गीगावाट है, और नवंबर 2025 में ऊर्जा की जो मांग है और ऊर्जा की जो आपूर्ति थी उसका अंतर शून्य हो गया। यानी जितनी डिमांड है उतनी आपूर्ति हो रही है, यानी 24 घंटा बिजली मिलनी अब संभव हो गई। अब इस ऊर्जा में जो 509.74 गीगावाट ऊर्जा उत्पादित हो रही है, इसमें नवीकरणीय ऊर्जा कितनी है? तो 38.61 गीगावाट नवीकरणीय है। इस नवीकरणीय में सौर ऊर्जा 30.16 गीगावाट, पवन ऊर्जा 4.47 गीगावाट, और जल विद्युत ऊर्जा 3.24 गीगावाट, जैव ऊर्जा 0.03 गीगावाट। खाद्यान्न उत्पादन संबंधी जो आंकड़ा है, कुल खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 में 357.73 मीट्रिक टन रहा, जिसमें और वहीं बागवानी जो उत्पादन था, ये तो खाद्यान्न उत्पादन है, बागवानी उत्पादन 362.08 मीट्रिक टन रहा। टेली डेंसिटी को बताया गया है 86.776%। और विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में कहा गया है कि 16 जनवरी 2026 को भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो 701.4 बिलियन डॉलर था। 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर 16 जनवरी 2026 को विदेशी मुद्रा भंडार था। यह जो मुद्रा भंडार है यह 11 महीने के आयात को कवर करने में सक्षम है। यानी यह इतना है कि 11 महीना भारत अपने आयात के बिल की भरपाई से कर सकता है। साथ ही यह सितंबर 2025 तक बकाया बाह्य ऋणों का 94% भी है। सितंबर 2025 तक जो बकाया बाह्य ऋण है उनका 94% ये 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर
कितना 94% है, यानी हम अपने बाह्य ऋणों को इससे अदा कर सकते हैं लगभग 94% तक। ठीक, तो ये आर्थिक समीक्षा संबंधी कुछ आंकड़े थे जिसको हम लोगों ने देखा। ठीक।